हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एक्सेलोपीडिया थ्राइव टू एक्सेल। सो ये हमारी सेकेंड वीडियो है यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिज़नेस के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वन ऑफ द एलिमेंट्स है बिज़नेस एनवायरनमेंट का, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बिज़नेस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है, क्योंकि बिज़नेस अपने सारे जो भी इनपुट्स उसको चाहिए होते हैं बिज़नेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से लेता है, और अपने जो आउटपुट होते हैं बिज़नेस यूनिट्स के, वो बाहर एनवायरनमेंट को देता है। ओके, so economic environment, it refers to all economic factors that influence commercial and consumer compliance। economic environment से हम समझते हैं उन सभी economic factors को जो influence करते हैं commercial और consumer compliance को। तो इसके बेसिकली तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के: इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल्ड हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ओके, इकोनॉमिक कंडीशंस बेसिकली जस्ट अ डेफिनेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। इकोनॉमिक कंडीशंस वो सभी उन सब कंडीशंस को कहते हैं, इट रेफर्स टू प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन अ कंट्री और रीजन। यानी कि किसी भी कंट्री या रीजन के अंदर जो प्रेजेंट स्टेट है इकोनॉमी की, उसको हम इकोनॉमिक कंडीशन कहते हैं। जैसे कि वेज रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, या एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ये सब को हम इकोनॉमिक कंडीशंस कहते हैं किसी भी कंट्री या रीजन की। Now next, coming to the economic system. So what do you mean by economic system? It's a means by which societies or governments organize and distribute available resources, goods and services across a region or society. So basically जो होता है economic system, किसी भी country को चलाने के लिए ज़रूरी है। economic system बेसिकली गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है कि वो किस टाइप से अपनी कंट्री के अवेलेबल रिसोर्सेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम तीन टाइप्स के होते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड इसके और सब टाइप्स होते हैं, बट मेनली जो हैं ये तीन टाइप्स पर ही फोकस किया जाता है, और हम आज इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है, जैसा कि इट्स नेम सजेस्ट, कैपिटलिस्ट। सो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे प्राइवेट बिजनेसेस एंड फर्म्स के कंट्रोल में होते हैं। वो प्राइवेटली ओन किए हुए होते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है कैपिटल गेन्स के लिए। यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इकोनॉमी के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इसकी जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम वर्क करता है लेज़ी फेयर के प्रिंसिपल पे। तो लेज़ी फेयर का प्रिंसिपल ये कहता है कि गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस हो बिजनेस के ऑपरेशंस के अंदर। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक पूरी तरह से लेज़ी फेयर प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये हैं कि जो प्राइवेट गेन होता है, यानी कि बिजनेसेस जो अपना फ़ायदा कमाना चाहते हैं, वो उनका मेन मोटिवेटिंग फैक्टर या फिर गाइडिंग फोर्स होती है पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और जो कंज्यूमर्स होते हैं और फर्म्स होती हैं, दोनों को अपना अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। दैट मीन्स कि जो कंज्यूमर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और फर्म्स जो प्रोड्यूस करना चाहती हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। और एक हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होता है कमोडिटी एंड फैक्टर बोथ द मार्केट्स के अंदर। सो ऑब्वियस सी बात है कि जब
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और प्राइवेट फर्म्स सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं, तो कंपटीशन होना इज़ वेरी ऑब्वियस। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सेज कि गवर्नमेंट जो है जैसा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक कैरेक्टरिस्टिक ही है कि गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बिजनेसेस के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो बस अपने फंक्शंस कुछ लिमिटेड सेक्टर्स तक, जैसे कि डिफेंस, पुलिस, जस्टिस, ये सब तक ही लिमिटेड रखती है। यानी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक लिमिटेड रहती है गवर्नमेंट, एंड बिजनेस में बिल्कुल भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती। बस इतना है कि गवर्नमेंट जो है उल्टा बिजनेसेस को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उनकी हेल्प करती है ताकि उनके बिजनेस ऑपरेशंस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। Now coming to the next economy, that is socialist economy. So in socialist economic system, means of production are owned by society or by state in the name of community. प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स एंड प्रॉपर्टी इज़ अबोलिश्ड। सो जैसा कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक है, इसके नाम से पता चल रहा है सोशलिस्ट, यानी कि इसमें जो सोशल वेलफेयर है वो मेन गाइडिंग फैक्टर होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है, उनको रेगुलेटेड रखती है, और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी पूरी तरह से कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू। सोशल वेलफेयर गाइडिंग फैक्टर, गाइडिंग फोर्स होता है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। यहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती लाइक इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन सब को उन्हीं सेक्टर्स या फिर उन्हीं चीज़ों की तरफ गाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट जो पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि सिर्फ कुछ सेक्टर्स के लिए। इसलिए फ्रीडम ऑफ चॉइस अवेलेबल नहीं होती इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो प्राइवेट गेन्स, मोटिवेशंस, इनिशिएटिव्स, ये सब एब्सेंट होते हैं। मार्केट फोर्सेस का यहाँ कोई रोल नहीं होता, एंड बिकॉज गवर्नमेंट पूरा इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट कर रही है तो कंपटीशन होता ही नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता बिटवीन प्राइवेट फर्म्स। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि सब जानते हैं कि इंडिया भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर दोनों गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों इकोनॉमिक्स के जो गुड एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके बनाई गई है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, सो मिक्स्ड इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों इसमें साथ साथ काम करते हैं। और बेसिकली जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट नहीं, उसके अलावा जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और मिक्स्ड इकोनॉमी को एक प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ वेल प्लान्ड करके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑपरेट और रेगुलेट करती है। ओके, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ताकि वो अपनी मनमानी ना करें। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करके रखती है। प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट होते हैं लेकिन थोड़ी सी लिमिटेड रेगुलेशंस के अंदर। और इनइक्वालिटीज़ रिडक्शन होता है इनकम एंड वेल्थ के बीच में इन द इकोनॉमी। सोशल वेलफेयर प्रमोट किया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ पॉलिसीज़, और 2 ही हमारे सिलेबस में दी हैं तो हमें 2 ही पढ़नी है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। सो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी जो है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को पूरी तरह से आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई ही उसे बनाता है और आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सरसाइज कर सकता है।
तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली बनाई गई है वो बनाई गई है, उसका एक एम है कि वो इकोनॉमी का मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट स्टेबल और कंट्रोल या रेगुलेटेड रख सके थ्रू वेरियस टूल्स। नाउ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो दो टाइप्स के हैं, दैट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सो फर्स्ट वील स्टडी लर्न अबाउट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स इन्फ्लुएंस नेशंस मनी सप्लाई एंड जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड दे मेनली इन्फ्लुएंस वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। सो these lines are very important, so do remember these। कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्टली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को ही यूज़ किया जाता है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ किया जाता है बट वो इतने यूज़ नहीं होते जितने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंट्री का मनी सप्लाई और जनरल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दैट इज़ लोन की अवेलेबिलिटी। और नेक्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मेनली इन्फ्लुएंस करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, यानी कि कितना क्रेडिट मार्केट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, उस क्वांटिटी को, उस वॉल्यूम को क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं और वो उस क्वांटिटी को ही कंट्रोल करते हैं ताकि अगर मनी सप्लाई को कम करना है या उसको बढ़ाना है, इस सब के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है बाय द आरबीआई टू रेगुलेट एंड कंट्रोल मनी सप्लाई, ताकि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल में रखा जा सके। ओके, अब टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के भी फर्दर बहुत टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है CRR, दैट इज़ कैपिटल रिजर्व रेशियो। तो कैपिटल रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई फिक्स करता है ऑफ टोटल डिपॉजिट, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स होता है उनका कुछ परसेंटेज उनको मेंटेन रखना पड़ता है आरबीआई के पास इन कैश फॉर्म में मेंटेन रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज़ SLR। तो ये भी आरबीआई फिक्स करता है कि बैंक्स का जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज उनको अपने खुद के पास, मतलब अपने जो भी बैंक्स हैं उनके अपने पास नॉन कैश फॉर्म के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, और ये कैश फॉर्म एंड नॉन कैश फॉर्म प्लीज़ इनको याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज़ बैंक रेट या फिर डिस्काउंट रेट भी कहते हैं इसे। तो जो ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आरबीआई चार्ज करता है जब वो लोन देता है दूसरे कमर्शियल बैंक्स को। ओके, रेपो रेट जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था दिसंबर 1992 के अंदर, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई लगाता है अपने क्लाइंट्स के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के लिए। तो बैंक रेट यूज़ होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के लिए और रेपो रेट आरबीआई लगाता है जब वो लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। और रिवर्स रेपो रेट जो कि रेपो रेट से थोड़ा सा कम होता है 1-2% समथिंग, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई यूज़ करता है अपने कमर्शियल बैंक्स से लोन लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए आरबीआई इसलिए यूज़ करता है बिकॉज़ आरबीआई को लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसको मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है, जब वो मार्केट में इतना पैसा उसको नहीं रखना होता, तो वो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनसे लोन के थ्रू मार्केट का पैसा अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि मार्केट के अंदर जो है मनी सप्लाई कम हो जाए। और इसके ऊपर वो जो लोन लेने के ऊपर आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट देना होता है उन कमर्शियल बैंक्स को, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि रेपो रेट से कम होता है हमेशा। ठीक है, जो कि आरबीआई पे करता है उन बैंक्स को जिनसे आरबीआई ने लोन लिया होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी वन ऑफ द टूल्स है आरबीआई का टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था मई 2011 के अंदर। और इस स्कीम के अंदर जो बैंक्स हैं वो ओवरनाइट मनी
ले सकते हैं आरबीआई से इन केस उनको ज़रूरत पड़े। जो उनका टोटल एनडीटीएल होता है, दैट इज़ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़, उसका 1% तक वो लोन ले सकते हैं ओवरनाइट, यानी कि एक ओवरनाइट लोन ले सकते हैं आरबीआई से। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बेसिकली 3% होता है, और ये रेपो रेट से थोड़ा सा हाई होता है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं सेंट्रल बैंक की, जैसे कि सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो ये इस तरह यूज़ किए जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस कि सेंट्रल बैंक को जब मनी निकालना होता है मार्केट से, तो वो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है, और सेल करने के बदले जो उसको पैसे मिलते हैं वापस, वो उनको अपने पास रखता है, ताकि मनी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर यानी कि इकनॉमी के अंदर वो कम हो जाए। और जब उसे फ़्लो बढ़ाना होता है मनी सप्लाई का, तो वो अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको वो वापस ख़रीद लेता है, ताकि मनी सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाए। इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस को सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ बैंक रेट, जिसको प्राइम लेंडिंग रेट भी कहते हैं। तो ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर जो कंज्यूमर्स हैं, बैंक के कंज्यूमर्स हैं, यानी कि कॉमन पीपल, उनको वो लोन देता है। और प्राइम लेंडिंग रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिससे कम रेट पर कोई भी बैंक किसी भी अपने कंज्यूमर को लोन नहीं देगा। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, बेसिकली याद रखने वाली बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिकली आरबीआई ही बनाता है, आरबीआई ही उसको एक्सरसाइज करता है, और इसके टूल्स याद रखने हैं। प्लस मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम होता है मार्केट की मनी सप्लाई को कंट्रोल करके रखना और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइजिंग मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनको सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। अब इन्हें सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहते हैं? सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स थे वो इन्फ्लुएंस करते थे वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को, लेकिन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उसकी डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के पीछे? तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स: इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्लक्चुएशन जो होती है प्राइसेस की उनको कंट्रोल में रखना, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इक्वालिटी बनाए रखना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना। नाउ टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं यहाँ। फर्स्ट वन इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स यानी कि बैंक्स वाइल लेंडिंग अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी कीप्स अ मार्जिन ऑफ इट्स टोटल वैल्यू विद देम। नाउ सी, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी सिक्योरिटी के बेस पर ही लोन मिलता है। तो जो भी कोलेटरल या सिक्योरिटी हम बैंक्स के पास रख रहे होते हैं, उस सिक्योरिटी की जो टोटल वर्थ होती है, तो टोटल वर्थ का लोन तो कभी कोई बैंक नहीं देता, 100% का लोन कोई बैंक नहीं देता। तो जो भी वो बैंक लोन देता है 90% उसकी टोटल वर्थ का, सिक्योरिटी की 90% या फिर 80%, ठीक है, उस को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि टोटल वैल्यू का कुछ मार्जिन जो बैंक्स अपने पास रखते हैं, पूरा लोन प्रोवाइड नहीं करते, ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और ये वन ऑफ द
ये वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मॉरल सुएशन। तो जब बैंक्स को सिर्फ बातचीत के ज़रिए, लिखने या बोलने के ज़रिए उनको डिस्करेज या इंकरेज किया जाता है कि आप अब लेंडिंग बढ़ा दें या अब मनी सप्लाई मार्केट से कम कर लें, तो इस जो ये प्रैक्टिस है इसको मॉरल सुएशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सीलिंग ऑफ क्रेडिट। सीलिंग ऑफ क्रेडिट यानी कि जब आरबीआई एक सीलिंग यानी कि एक लिमिट सेट कर देता है क्रेडिट देने की, लोन देने की, किसी सर्टेन पर्पसेस के लिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह सकता है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मतलब कोई भी सर्टेन लिमिट से आगे लोन नहीं देना है। तो इस टाइप के जब इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है, इस टाइप की प्रैक्टिस को जब यूज़ किया जाता है, उसे सीलिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जब आरबीआई सीलिंग लगा देता है क्रेडिट ग्रांट करने के ऊपर कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए, और इस सारी ही और बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ताकि सारे जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उनमें इक्विटेबल फ्लो ऑफ क्रेडिट हो सके, ताकि कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो जहाँ क्रेडिट थोड़ा यानी कि मनी सप्लाई थोड़ी कम रह जाए। तो इक्विटेबल फ्लो ऑफ क्रेडिट होता रहे सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए। तो इस वजह से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, सीलिंग ऑफ क्रेडिट। नाउ लास्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि अलग अलग सेक्टर से, लाइक कोई हैवी इंडस्ट्री है, कोई बेटर बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उससे आरबीआई बोलेगा बैंक्स को कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन ले रहा है तो उससे आरबीआई कैन से कि इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इस टाइप की जब डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी चलती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इसको ये भी एक वन ऑफ द टूल्स है आरबीआई का, क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। इसमें जो होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होते हैं उनको लोअर रेट पे लोन्स दिए जाते हैं, उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी जो है एक टूल है गवर्नमेंट का टू कंट्रोल इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू। तो फिस्कल पॉलिसी मेनली गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करती है, और ये एक कही जाती हैं गवर्नमेंट की टैक्टिक्स उसकी पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इन सब को फिस्कल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ को कंट्रोल करती है। और फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को कहा जाता है जिसको गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है अपनी स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू के लिए, ठीक है। रेवेन्यू यानी कि टैक्स रेट्स के लिए। और ये पॉलिसी जो है इसको एज अ टूल भी कंसिडर किया जाता है फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स या एम्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स फिस्कल पॉलिसी के एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर हैं कि पूरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना कंट्री के अंदर, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करना, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मेंटेन इकोनॉमिक stability in long run, to ensure capital formation and growth, to ensure equitable distribution of income and wealth between population of country, and to regulate foreign trade and foreign exchange. Now, types of fiscal policy. See, basically there are two types of fiscal policies, discretionary and non-discretionary. but जो discretionary policy है वो further subdivided है two parts के अंदर, expansionary और contractionary। और बेसिकली जो है मोस्टली डिस्क्रेशनरी पॉलिसी का ही यूज़ किया जाता है, नॉन डिस्क्रेशनरी का नहीं। ओके, तो फर्दर
डिस्क्रेशनरी पॉलिसी जो होती है, सी डिस्क्रेशनरी एंड नॉन डिस्क्रेशनरी पॉलिसी के अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो डिस्क्रेशनरी पॉलिसी होती हैं वो डेलिबरेट एक्शंस होते हैं, यानी कि जानबूझकर किए गए ऐसे एक्शंस होते हैं ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन को या इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक किया जाए, ठीक है। लेकिन जो नॉन डिस्क्रेशनरी पॉलिसी है वो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए बेसिकली जो है डिस्क्रेशनरी पॉलिसी को ही एक्सरसाइज किया जाता है बजाय कि नॉन डिस्क्रेशनरी पॉलिसी के। तो डिस्क्रेशनरी पॉलिसी आर डेलिबरेट एक्शंस बाय गवर्नमेंट in spending and taxing to influence nation's output and employment or to correct situation arising from inflationary or deflationary tendencies in economy. Now see, डिस्क्रेशनरी पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट यूज़ करती है, ये डेलिबरेट एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिनके थ्रू वो अपनी स्पेंडिंग और टैक्सिंग, तो टैक्सिंग जो है वो रेवेन्यू के अंदर आएगी, क्योंकि टैक्सेस से रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो अपनी स्पेंडिंग और रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, नेशन के आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि जो भी इन्फ्लेशनरी या फिर डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज क्रिएट होती हैं इकोनॉमी के अंदर उनको ठीक किया जा सके, ठीक है। तो डिस्क्रेशनरी पॉलिसीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। नाउ कमिंग टू एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इट्स अ फॉर्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी दैट इंक्लूड्स अ डिक्रीज इन टैक्सेस एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और बोथ इन ऑर्डर टू फाइट रिसेशनरी प्रेशर। सी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है बेसिकली तब यूज़ की जाती है जब मार्केट के अंदर यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो। अब अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम है तो उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, वो अपना रेवेन्यू कम कर सकती है और अपना खर्चा बढ़ा सकती है, ठीक है। अब अपना रेवेन्यू कम कैसे करेगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रेवेन्यू कम करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा ना आए और मार्केट में रहे, तो वो टैक्सेस कम कर देती है, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर वो टैक्सेस कम कर देती है, और दूसरा वो अपनी स्पेंडिंग जो है, जैसे कि यानी कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना पब्लिक को फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा जाता है, और इससे जो रिसेशन होता है, रिसेशनरी प्रेशर से मार्केट यानी और इकोनॉमी बाहर आने शुरू होती है, ठीक है। ये होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि रिसेशन, यानी कि जब मार्केट के अंदर पैसा नहीं है, मंदी है मार्केट में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को होता है मार्केट के अंदर, ताकि सिचुएशन को ठीक किया जा सके, तो वो अपने टैक्सेस कम कर देगी और मार्केट के अंदर यानी कि अपनी इनकम कर देगी और अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी थ्रू प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ देना और टैक्सेस कम करना। ये है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है। और ये रिसेशनरी प्रेशर को फाइट करने के लिए ही यूज़ होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही होती है, बेसिकली महंगाई तब बढ़ती है जब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन क्रिएट होता जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ की जाती है जब इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही होती है इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशन के टाइम पे स्लो डाउन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि वो सब चीज़ों पे टैक्सेस इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि उसकी जो मार्केट के अंदर मार्केट में जो है टैक्सेस बढ़ा देती है सब चीज़ों पर, और सब्सिडीज़ वगैरह देना बंद कर देती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है मनी जितना भी होता है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास आने लगता है, एंड इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने में हेल्प होती है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज़ की जाती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए, और एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की जाती है रिसेशनरी प्रेशर को फाइट करने के लिए, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि मार्केट से सारा मनी निकाल लेना, एंड एक्सपेंशनरी में जब एक्सपेंशन करनी होती है यानी कि मनी फ्लो बढ़ानी होती है तो उस टाइम पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन मार्केट। ठीक है, नाउ लास्ट नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी. So it means changes in government spending and taxes taking place automatically without any explicit decisions by finance minister. तो इसका नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस के अंदर ऑटोमेटिकली जब चेंज हो जाए बिना किसी एक्सप्लिसिट यानी कि बिना किसी बाहरी डिसीजन के जब चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं इकनॉमी के अंदर तो उसको नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो, एंड एक हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.